अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज है 6 सितंबर और आज हम बात करेंगे 6 सितंबर 1965 की, यानी यौम दिफ़ाए पाकिस्तान की, जब मुसल्लह अफ़वाज ने असली दुश्मन भारत को इबरतनाक शिकस्त देकर तारीख रकम की थी। आज शहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में तकरीबात का एहतमाम किया गया। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कौमी यादगार शकरपड़िया में तकरीब से खिताब किया और शहीदों और गाजियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। निगरां वज़ीर आज़म का कहना था कि शहदा हमारे माथे का झूमर हैं और हम उनकी कुर्बानियों के मकरूज़ हैं। पाकिस्तानी कौम ने 1965 की जंग में जिस तरह यकजहती और इसार का मुजाहरा किया, वो हमारी तारीख का रोशन बाब है। नाज़रीन, जब हम यौम दिफ़ाए पाकिस्तान की बात करते हैं तो आज हमने देखा कि शहदा के मज़ारों पर फूलों की चादरें चढ़ाई गई। हमेशा की तरह जब भी ऐसा कोई ख़ास दिन आता है जो तारीख़ में याद रखा जाएगा हमेशा के लिए, उस रोज़ हम देख रहे होते हैं पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते जो हैं वो सलामी भी पेश करते हैं। शहरियों से भी शहदा को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया जाता है। कराची के कुछ मनाजिर आपको दिखाएंगे, मज़ार कायद के मनाजिर कुछ आपको दिखाएंगे, मज़ार इकबाल के कुछ मनाजिर लाहौर से आपको दिखाएंगे। अच्छा नाज़रीन, शहदा की यादगारों पर मुनक़िदा तकरीबात का अहवाल जो है वो आज हमने एक पैकेज में सुनाया है, जो तकरीबात आज पाकिस्तान के अंदर हुई हैं। उस हवाले से ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में। यौम दिफा के हवाले से कौमी यादगार शकरपुड़िया में तकरीब मुनक़िद की गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कौमी यादगार पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने यौम दिफा पर मादरे वतन के लिए जानों के नजराना पेश करने वाले हीरोज़ को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि शोहदा हमारे माथे का झूमर हैं और हम उनकी कुर्बानियों के मकरूज़ हैं। हमारे शोहदा हमारे झूमर हैं, हमारे शोहदा और उनके ख़ानदान, ये हम इनके मकरूज़ हैं। और इस कर्ज़ की अदायगी में जो छोटा सा नजराना हम पेश कर सकते हैं वो उनके और उनके प्यारों की तकरीम है। निशाने हैदर पाने वाले फौजी शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। पाक फौज के अफसरान ने शुहदा की कब्रों पर फूलों की चादरें चढ़ाई। मेजर शबीर शरीफ शहीद को खिराज अकीदत पेश करने के लिए लाहौर के बयानी साहिब कब्रिस्तान में तकरीब का इनाकाद किया गया। बुरीवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद, सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद और खारिया में मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद निशाने हैदर के मज़ार पर पुरवकार तकरीब का इनाकाद किया गया और फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। रावलपिंडी में लासनिक मोहम्मद महफूज शहीद, गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में हवालदार लालक जान शहीद, सेंघोरी में कैप्टन राजा मोहम्मद सरवर और जिहलम में मेजर मोहम्मद अकरम शहीद के मज़ारों पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से फूलों की चादर चढ़ाई गई और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। दूसरी जानिब यौम दिफा के मौके पर कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई, जिसके मेहमान खुसूसी PF असगर खान अकेडमी के एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल गजनफर लतीफ़ थे। इस मौके पर मज़ार कायद पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलम बंद किए। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रजा ने मज़ार इकबाल पर हाजिरी दी। उन्होंने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई और मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का ख्वाब देखने वाले फलसफी शायर की रूह के एसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की। इस मौके पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। कोर कमांडर लाहौर ने मुल्क व कौम की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक श्रीनगर में भी पाकिस्तान के यौम दिफा को जोशो जज्बे से बनाया गया। कश्मीरियों ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के पोस्टर चस्पा कर दिए। नाज़रीन, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज, जिन्हें हमेशा दुश्मन के लिए खौफ की अलामत समझा जाता है, तारीख गवाह है कि कौम के इन बहादुर बेटों ने हमेशा जुर्रत और बहादुरी की दास्तानें रकम की हैं। 6 सितंबर 1965 की जंग में फ़ौजी जवानों ने अपने लहू के नजराने पेश करके वतन अजीज़ का दिफा किया। वतन के इन जानिसारों ने मैदानी जंग में सीना तान कर दुश्मन का मुकाबला किया और उसे भागने पर मजबूर कर दिया। सियालकोट बॉर्डर पर दूसरी जंग अजीम के बाद टैंक्स की सबसे बड़ी लड़ाई हुई और पाक फौज ने चोंडा के जो मैदान है उसको भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया था। नाज़रीन, 65 की जंग में फ़ौज के हर जवान ने शुजाअत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। मेजर राजा अजीज़ भट्टी ने भी बरकी के महाज पर दुश्मन का डटकर मुकाबला किया। दुश्मन के टैंक और तोपें
आग बरसाते रहे, लेकिन इस बहादुर बेटे ने अपनी जान की परवाह किए बगैर सीसा पिलाई दीवार बनकर दुश्मन की पेशकदमी को रोके रखा, जिस पर राह हक के इस शहीद को सबसे बड़े फौजी एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया। नाज़रीन, अब तक पाक फौज के 10 शहीदों को निशाने हैदर से नवाजा जा चुका है। हमारे बहादुर जवानों की बदौलत ही ज़ाहिर है आज मुल्क की सरहदें महफूज हैं और हम आज़ाद फ़ज़ाओं में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन्हीं बहादुर सपूतों पर आपको एक ख़ास रिपोर्ट दिखाते हैं। पाक फौज ने मुल्की सरहदों की हिफाजत और खास तौर पर मैदान जंग में अपने लहू के नजराने पेश किए और यूं वतन अजीज के चप्पे चप्पे की हिफाजत करके अपना फर्ज खूब से खूब तर निभाया। जवानों को शुजात और बहादुरी की दास्तानें रकम करने और वतन की हुर्मत पर कुर्बान होने वाले 10 फौजी अफसरों और जवानों को निशाने हैदर दिया जा चुका है, जबकि एक जवान को निशाने हैदर के बराबर दर्जा हासिल करने वाला हिलाल कश्मीर दिया गया। 1965 में जब दुश्मन ने पाकिस्तान की सरहद पर कदम रखा और रात के अंधेरे में हमला कर दिया तो पाक फौज को पूरी तरह तैयार और दलेर पाया। हमारी फौज ने दुश्मन का बहादुरी से मुकाबला किया और शहादतों की दास्तान रकम की। एक एक जवान हिम्मत, जुर्रत और शुजात के साथ दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ा रहा और सीना तान कर ललकारता रहा। 6 सितंबर 1965 को जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया तो बरकी के करीब मेजर राजा अजीज भट्टी की कमान में फौज ने इसका भरपूर जवाब दिया। इस कंपनी की 2 प्लाटून बीआरबी नहर के दूसरे किनारे पर मुतय्यन थे। मेजर राजा अजीज भट्टी ने नहर के अगले किनारे पर मुतय्यन प्लाटून के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। दुश्मन को तोपखाने और टैंकों की पूरी इमदाद हासिल थी। मेजर अजीज भट्टी और उनके जवानों ने आहनी अज़म के साथ लड़ाई जारी रखी और अपनी पोजीशन पर डटे रहे। 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात उन्होंने एक इंतहाई संगीन हमले की क़यादत करते हुए दुश्मन को इस इलाके से निकाल बाहर किया और उस वक्त तक दुश्मन की जद में खड़े रहे जब तक उनके तमाम जवान और गाड़ियां नहर के पार न पहुंच गईं। दुश्मन अपने छोटे हथियारों, टैंकों और तोपों से बेपनाह आग बरसा रहा था, मगर राजा अजीज भट्टी न सिर्फ उसके शदीद दबाव का सामना करते रहे बल्कि हमलों का ताबड़तोड़ जवाब भी देते रहे। गोले मेजर साहब के दाएं बाएं गिर रहे थे। इसी वक्त मेजर राजा अजीज भट्टी ने देखा कि बरकी की तरफ से चंद भारतीय टैंक तेजी से नहर की जानिब बढ़े चले आ रहे हैं। उन्होंने फौरन तोपखाने को उस तरफ गोलाबारी का हुक्म दिया। फायर ठीक निशाने पर लगा। भारतीय टैंक बच्चों के खिलौनों की तरह फिजा में उछले और आग के शोलों में घिरे जमीन पर गिर पड़े। इसी दौरान दुश्मन की तोप का एक गोला उन्हें लगा और वो फर्ज की अदायगी में जामे मोहम्मद महफूज, कैप्टन कमाल शेर खान और हवालदार लालक जान शामिल हैं। इसी तरह एक और आला एजाज हिलाल कश्मीर आजाद कश्मीर रेजिमेंट के नायक सैफ अली जंजुआ शहीद को दिया गया, जिन्होंने 26 अक्टूबर 1948 को अपनी जान का नजराना पेश किया। नाज़रीन, 65 की जंग में जब भारत ने पाकिस्तान की जानिब नापाक कदम बढ़ाए तो दुश्मन को अंदाज़ा नहीं था कि उसने किस कौम को ललकारा है। एक तरफ पाक फौज के जवान दुश्मन के इरादों को नीस्तो नाबूद कर रहे थे तो दूसरी जानिब पाकिस्तानी कौम ने मिसाली जोश जज्बे का मुजाहरा किया। अवाम सरों पर कफन बांध कर निकले और सीनों पर बॉम्ब बांध कर दुश्मन के टैंकों के सामने लेटने को तैयार थे। पाक फौज की गाड़ियां जहां जहां से गुजरती लोग दीवानावार पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाते। फौज पर फूलों की पत्तियां निशावर की जाती। बच्चे, बूढ़े और जवान सभी की ख्वाहिश थी कि उन्हें सरहदों पर जाकर फौज के शाना बशाना लड़ने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि ये कौमी यकजहती का वक्त था। दुश्मन के खिलाफ कौम का मिसाली इत्तेहाद कभी फरामोश नहीं किया जा सकता।
یوم دفاع پر عوام نے اس عزم کا اظہار بھی کیا کہ وہ پاکستان کے لیے آئندہ بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ 65 کی جنگ میں عوام کے مثالی اتحاد اور جوش و جذبے پر آپ کو ایک رپورٹ دکھاتا ہے۔ 1965 کی جنگ میں ایک محاذ فوج نے سنبھالا ہوا تھا تو دوسرا محاذ عوام کے سپرد تھا، جس نے اپنی فوج کو ہمت دی اور پھر فوج نے دشمن کو ایسا مزہ چکھایا جو اسے کبھی نہیں بھولے گا۔ ستمبر 65 کی جنگ میں عوامی جذبہ مثالی تھا اور اس جنگ میں عوام نے افواج پاکستان کے ساتھ مل کر وہ تاریخی اور بھرپور کردار ادا کیا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ جب فوج کی گاڑیاں یا ٹرک اشیاء ضرورت خریدنے کے لیے شہروں میں آتے تو عوام کا جوش و جذبہ دیدنی ہوتا تھا۔ لوگ دیوانہ وار پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگا کر ان کا استقبال کرتے اور ان پر پھولوں کی پتیاں نشاور کرتے۔ اس جنگ میں کئی ناقابل فراموش واقعات دیکھنے میں آئے۔ بچے، بوڑھے، جوان سبھی کی خواہش تھی کہ انہیں سرحدوں پر جانے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ دشمن کو خود سبق سکھائیں، لیکن فوج نے انہیں پیغام دیا کہ وہ سرحدوں پر ڈٹے ہوئے ہیں اور دشمن کا خوب مقابلہ کر رہے ہیں، اس لیے عوام اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں۔ عوام میں تحریک آزادی والا جذبہ موجود تھا۔ لوگ گھروں کے اوپر جا کر فوجی جوانوں کو دیکھتے اور جنگی طیاروں کو دیکھ کر نعرے لگاتے۔ اس وقت یہ قوم اپنی پوری قوت کے ساتھ دنیا کے سامنے ابھری اور دنیا کو یہ بتانے میں کامیاب ہوئی کہ وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہر پاکستانی کی جان اور مال حاضر ہے۔ ہمارے شعراء نے ایسے ملی نغمے تخلیق کیے جو آج بھی دلوں میں حب الوطنی کے چراغ روشن کرتے ہیں۔ جاگ اٹھا پاکستان، وطن ہم ہے تیری ہمت پروانہ ہے، زندگی ہوش میں ہے، جوش ہے ایمان میں۔ اس وقت عوام کے جذبات قابل دید تھے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جتنے دن یہ جنگ جاری رہی پورے لاہور میں کہیں چوری ڈکیتی کی کوئی واردات نہیں ہوئی، لوگوں کا آپس میں کوئی جھگڑا سننے اور دیکھنے کو نہیں ملا۔ ایک ولولہ انگیز جذبہ تھا جو عوام کے قلوب میں موزن تھا۔ اگر کسی کے دل میں کسی کے خلاف رنجش تھی بھی تو وہ اسے بھول گئے اور سب نے باہمی اتحاد اور یگانگت کا مظاہرہ کیا اور فوج کا کھل کر ساتھ دیا۔ لوگ فوج کے ساتھ ایک جسم و جاں کی طرح تھے۔ اس یوم دفاع کے موقع پر پوری قوم عزم کا اظہار کرتی ہے کہ دشمن جب بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے تو اسے ہمیشہ عزیمت کا سامنا کرنا پڑے اور وہ پاکستانی قوم کو ہمیشہ متحد پائے گا۔ ناظرین، ایٹمی صلاحیت کے باوجود پاکستان نے ہمیشہ ایک پرامن اور ذمہ دار ملک ہونے کا ثبوت دیا ہے، لیکن وہ اپنے دفاع سے کبھی غافل نہیں ہوا۔ مسلح افواج نے ملکی دفاع کو مضبوط اور ناقابل تسخیر بنانے کے لیے وہ تمام ضروری اقدامات اٹھائے جو وقت کا تقاضا تھے۔ آج پاکستان کی مسلح افواج نے زمینی، فضائی اور سمندری حدود کو دشمن کی پہنچ سے دور کر رکھا ہے۔ پاکستانی فوج دفاع کے لیے جدید ٹینکس، طاقتور میسائل سسٹم اور جدید ہتھیاروں سے لیس ہے۔ پاکستان کے شاہین فضاؤں کے نگہبان بنے ہیں۔ فضائی بیڑے میں شامل GF-17 تھنڈر طیاروں نے دشمن کی نیندیں اڑا رکھی ہیں۔ 27 فروری 2019 کو بھارت پاکستانی پائلٹس کی بالادستی اس وقت تسلیم کر چکا جب بھارتی طیارے کو گرا کر اس کے پائلٹ ابھینندن کو بالاکوٹ سے گرفتار کیا گیا تھا۔ سمندری حدود پر بھی پاکستانی بحریہ نے اپنی گرفت مضبوط بنا رکھی ہے۔ ہتھیاروں کے علاوہ پاکستانی فوج کے پاس وہ جرت اور بہادری موجود ہے جو کسی بھی دشمن کو زیر کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ دفاع پاکستان کے حوالے سے ہمارے ساتھ ایک گیسٹ موجود ہوں گے، ان کا تجزیہ آپ سے ضرور شیئر کریں گے ایک بریک کے بعد، لیکن بریک پر جانے سے پہلے آپ کو اس حوالے سے ایک رپورٹ پہ دکھاتے ہیں۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور اس نے ہمیشہ ہمسایوں سے اچھے تعلقات رکھے ہیں، لیکن ازلی دشمن بھارت پاکستان پر کئی بار حملے کر کے ہار کا مزہ چکھ چکا ہے۔ اس ہمسائے کی مکاری اور بزدلانہ حملوں کا جواب دینے کے لیے پاک فوج نے ہمیشہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کا دفاع مضبوط اور ناقابل تسخیر ہے۔ بری، بحری اور فضائی محاذوں پر پاکستان نے اپنا دفاع حقیقی معنوں میں محفوظ بنا رکھا ہے۔
पाकिस्तान के पास दुश्मन का मुकाबला करने के लिए गजनवी 1, अब्दाली 1, गौरी 1 और शाहीन 1, जबकि दरमियाने फासले पर मान करने के लिए गौरी 2, शाहीन 2 और शाहीन 3 मिसाइल मौजूद हैं। क्रूज मिसाइल हतफ 7 हवा से जमीन पर निशाना बनाने के लिए, रात बर्ग और दूसरे मिसाइल, जबकि जमीन से फिजा में कार्रवाई के लिए अंजा मिसाइल की टेक्नोलॉजी भी हासिल है। पाकिस्तान फिजाइया के जदीद तरीन लड़ाका तैयारे JF-17 के ब्लॉक 3 की तैयारी शुरू है, जबकि चीन की ताउन से तैयार करदा JF-17B तैयारे पाकिस्तानी फिजाइया के हवाले कर दिए गए हैं। पाकिस्तान ने बहरी फौज को मजबूत बनाने के लिए भी खातिर खा इकदामात उठाए हैं। इस्तांबुल शिपयार्ड में पाकिस्तान बहरिया के लिए 4 मिलजम बहरी जहाजों में से तीसरे जहाज PNS खैबर का इफ्तिताह भी हो चुका है। इन जंगी जहाजों को फौजी निगरानी, इंटेलिजेंस मिशंस, कबल अज वक्त वार्निंग, एंटी सबमरीन वॉरफेयर और दीगर मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान के पास F-16 तैयारे भी मौजूद हैं जो दुश्मन की फिजाइयों पर धाक बिठाने के लिए काफी हैं। इसके अलावा जदीद टैंक, तैयारा शिकन मशीन गन्स, आबदोज़ें, जंगी बहरी बेड़े, जदीद मिसाइल सिस्टम और दिफाई निज़ाम पाक फौज को दुश्मन के खिलाफ मजबूत और तवाना बनाता है। दिफाई तज्जियाकार कहते हैं कि पाकिस्तान रवायती हथियारों के मामले में भी भारत से कहीं आगे है। फिजाई तौर से वो इससे कहीं मजबूत और दिफाई सलाहियत से आरास्ता है। पाकिस्तान ने अपने आप को जदीद F-17 थंडर तैयारों से लैस कर लिया है, जबकि भारत की फिजाई सलाहियत कमजोर नजर आ रही है। पाकिस्तान ने हर लिहाज से दुश्मन का मुकाबला करने और सरहदों की हिफाजत के लिए खुद को तैयार कर रखा है और पाकिस्तान का दिफा इस लिहाज से भी नाकाबिले तस्खीर समझा जाता है कि वतन अजीज आज एक एटमी ताकत है जिसे दिफाई लिहाज से किसी भी सूरत कमजोर तस्वुर नहीं किया जा सकता। ऐसी रिपोर्ट आपने देखी, इसी पे हम बात कर रहे होंगे 6 सितंबर 1965 के हवाले से और आज के दिन के अहमियत के हवाले से। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान के अवाम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक दुश्मन की तोपें हमेशा के लिए खामोश न हो जाएं। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि 6 सितंबर की बात हो रही है, यौम दिफा की बात हो रही है, तो यौम दिफा ही के हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे एक अहम शख्सियत असद महमूद साहब। दिफाई तज्जियाकार हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं। ख़ुद इनका पाक फ़ौज से ताल्लुक़ भी है, बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। तो वेलकम करते हैं असद साहब को। अस्सलाम वालेकुम असद साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। असद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं हमारे स्टूडियो में। ख़ास आज के दिन, वैसे तो हम स्काइप पर आप होते हैं, लेकिन जब प्रोड्यूसर साहब ने मुझे बताया कि जब आज के दिन आपकी बात हुई तो आपने कहा कि नहीं, आज का दिन इतना अहम है कि आप खुद स्टूडियो तशरीफ़ लाएंगे। बहुत शुक्रिया पहले तो इसके लिए। अच्छा, हम बात कर रहे हैं 6 सितंबर की 1965 की, लेकिन आज 6 सितंबर 2023 है। पहले तो मैं चाहूँगी कि हम थोड़ा सा उस जज्बे पे बात कर लें जिस जज्बे को हम बुलंद रखने के लिए ये दिन मनाते हैं। कैसा जज्बा आप तब के नौजवानों में तो था ही था जिन्होंने जानी कुर्बानियाँ दी। आजकल भी हमारे नौजवान जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में जो हैं, फ़ौज में भी हैं, दीगर शोबों में भी हैं और हर तरह की कुर्बानी दे रहे हैं। चाहे वो बहुत सारे स्टूडेंट्स हों जिन्हें अगर पता चलता हो कि ख़ुदकुश हमलावर है, उसके ऊपर उसको काबू करने के लिए अपनी जान दे देना हो, या दूसरे कुछ लोग हों। किस तरह से देखते हैं आप उस दौर को, आज के दौर को? आसमा, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि जो 6 सितंबर 1965 जिसको हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं,
आप इसको इस एंगल से देखें कि ये आप महसूस करते हैं कि आप से बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो दुश्मन था वो आपके ऊपर हमलावर हुआ, और 3-4 तनासब का ये फ़र्क था जो कि आप आर्मी में देखते हैं, एयर फोर्स में 1 से 4 पे चले जाते हैं, अगर नेवी की तरफ जाते हैं तो वो 1 से आलमोस्ट को 7 का तनासब था। सीधी एक जिसको कहते हैं एक न्यूमेरिकल डिफरेंस जो था फोर्सेस के अंदर आप ये देखते हैं। बट जनरली ये वाकई ये कहा जाता है कि जो जंगें हैं ना वो जज्बों के साथ लड़ी जाती हैं, अपने वतन की मोहब्बत के साथ एक लिहाज से लड़ी जाती हैं। हथियार तो सर्टली उसका हिस्सा होते हैं, बट इसी बेसिकली इट इज़ द मैन बिहाइंड द गन हु मैटर्स। और वो उसके क्यों ये सारा कुछ होता है, वो इस कौम से, इस पाकिस्तानी दलेर कौम से ताल्लुक़ रखता है। जब वो हमारा सोल्जर, हमारा ऑफिसर, हमारा JCO जब वो खड़ा है सरहदों के ऊपर, उसके पीछे हमारे 24-25 करोड़ की जो पाकिस्तानी अवाम है वो सीसा पलाई हुई दीवार की तरह खड़ी है। और ये वो चीज़ है जो कि उस सोल्जर को तक़वियत देती है, उसको स्ट्रेंथ देती है। जनरली अक्सर लोग बात करते हैं, स्पेशली क्योंकि सोशल मीडिया ने इस हद तक नेगेटिविटी फैला दी है ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर, तो हमने स्पेशली नौजवानों को ना एक जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा नेगेटिवली पोर्ट्रे करना शुरू किया है। मैं आसमा आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि जो हमारा आज का नौजवान है, जी आई रियली फील प्राउड ऑफ देम। मतलब वो इतना ज़हीन, उनका IQ लेवल इतना हाई क्लास का है। और आप यकीन माने, जब इवन मैं आपसे बात करता हूँ, मैं अपना कंपैरिजन अब आज के ऑफिसर्स के साथ करता हूँ, आई फील दे आर फार सुपीरियर देन मी इन थिंकिंग, इन विजुअलाइजिंग। उनके ऑपरेशंस की आप बात करते हैं, ट्रेनिंग की बात करते हैं, उनकी थिंकिंग की, उनके नॉलेज की बात करते हैं, और फिर उनके IQ लेवल की बात करें, दे आर फार सुपीरियर। एंड इट इज़ नॉट ओनली ऑफिसर्स की हम बात करें, हम अपने जवानों की बात करते हैं, हम अपने JCOs की बात करते हैं। और मेरा ख्याल है ये पिछले 20-21 सालों से जिस तरह के वार और टेरर के अंदर पाकिस्तानी फ़ौज ने, उसके अंदर एयर फोर्स भी हमारे साथ शामिल थी, और जिस तरीके से आपने एक छुपे हुए दुश्मन को, जो आप जैसा लिबास सारा कुछ पहनता था और आपने उसको शिकस्त दी, ये भी मेरा ख्याल है किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं है। यहाँ ना इंडिया के अंदर स्पेशली मैं आपसे बताऊँ कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो उनको प्रॉबली वो जिसको ना कहते हैं सोशल मीडिया को जिस टूल के तौर पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप जनरली जब देखते हैं तो आप फील करते हैं कि नहीं पता नहीं कोई बड़ा एक पैसिमिज़म, कोई बड़ा नेगेटिविटी है। यू ट्रस्ट में किसी तरह से मैं डेली बेसिस के ऊपर आई रिमेन इन सिविल, मैं लोगों से मैं मिलता हूँ, मैं अपने जवानों को जिस तरीके से अपने वतन के साथ मोहब्बत करते हुए देखता हूँ, अपने जवानों को जो जज्बा है, और स्पेशली यंगस्टर्स का जो आर्म फोर्सेस की तरफ है, आई वुड से कि इट्स डिफ़िकल्ट मैं उनको वो फीलिंग्स को और उनके जज्बे को जिस तरीके से अगर मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूँ। और आप देखें ना, आज अगर मौके की मुनासबत से हम बात करें, you are putting on the red suit, I am too putting on the red shirt. Why it is so? Because ये वो सुर्ख रंग है जो खून का है। हम इस वतन से, हम इस वतन की मट्टी से हैं, और इस वतन की मट्टी के लिए हम ये फील करते हैं कि ये ब्लड हमारे अंदर नहीं, हमारे ब्लड बाहर भी है, और ये ब्लड हमारे मुल्क पे कुर्बान होने के लिए हर वक्त तैयार है। बिल्कुल। और ख़ास तौर पर आपने ऐसा सब जिस तरह से नौजवान खून की बात की है, और जिस तरह से आपने सोशल मीडिया पर होने वाले प्रोपेगेंडे की बात की है, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा हम इसको और ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि आजकल हर एक के हाथ में आपको पता है कि स्मार्टफोन्स हैं, और उनसे जो बातें नेगेटिविटी फैलाई जाती है दुश्मन की तरफ से भी, उसको भी कहीं ना कहीं डिस्कस किया जाता है, और बहुत ही नेगेटिव वे में ज़ाहिर उसको डिस्कस किया जा रहा होता है। अच्छा, आपने हमारे नौजवानों की बात की, और आपने 1965 की और 2023 की बात की। अभी कोई ज़्यादा हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा, 27 फरवरी 2019 की बात कर लेते हैं। उस वक्त हमने देखा था कि हमारी कौम किस तरह आज भी हमारी फ़ौज की एक पुकार पर, और अगर कोई हमारी सरज़मीन की तरफ मैली आँख से देखता है तो हमारे फ़ौज का जज्बा तो है ही है, हमारे नौजवानों का क्या जज्बा है, हमारे अवाम क्या जज्बा है, किस तरह से पाकिस्तानी अवाम जो है उन्होंने इस पर रिएक्ट किया था, वो भी सब ने देखा। ये अभिनंदन के साथ क्या हुआ, बाकी किस तरह से जवाब दिया गया, तैयारे गिराने का जो सारा वो ड्रामा था और सारी चीज़ें थी उनको किस तरह से बेनकाब किया, अगर हमारे अवाम ने किस तरह से अपने फ़ौज के साथ खड़े होकर ये साबित किया कि जी हमसे ज़्यादा हुब्बुल वतन कोई नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि इसको थोड़ा सा हम ज़रूर डिस्कस करें कि ये जो लोग नेगेटिविटी फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये जो दूरियां हमारे अपने अंदर, हमारे लोगों के अंदर पैदा करने की कोशिश करें, इसका जवाब किस तरह से दिया जा सकता है। जंग का जवाब तो हमें देना आता है, जो इस तरह के अटैक्स होते हैं वो उनका जवाब देना तो हम जानते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो सोशल मीडिया के ज़रिए अटैक्स हो रहे हैं ना असद साहब,
ان کا بھی جواب دیا جائے. بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں آسما، اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ اوورآل اس وقت جو سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں، جس طرح کی آئی وڈ سے کہ جو ایک سوشل میڈیا ایک سمیئر کمپین نظر آتی ہے آپ کو پاکستان کے خلاف، پاکستانی اداروں کے خلاف. جی اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور سرٹلی میں دیکھتا ہوں اگر کوئی نیگیٹیوٹی والی ایسی کوئی پوسٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر 10 کامنٹ ہوتے ہیں اور فائنلی اس شخص کو وہ جگہ چھوڑنی پڑ جاتی ہے. بالکل. تو ایک تو یہ لوگوں کے اندر اویئرنیس آنی ضروری ہے. دوسری میں سمجھتا ہوں جو سب سے بڑے ہمارے جو ہے نا انسٹیٹیوٹ، وہ سکولز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں نا انڈرسٹینڈ کرانے کی ضرورت ہے ہمارے ینگ جنریشن کو. کہ بھی دیکھیں نا، ہم ہر وقت اگر ٹیلی فون کہیں جی کہ ہم اپنے ہاتھ پہ رکھیں گے، نو اٹس ناٹ. اس کو آپ بہتر مقصد کے لیے تو یوز کر سکتے ہیں. میں بالکل آپ سے میں کہہ سکتا ہوں اس موبائل سے میں نے بہت سیکھا. میں نے اگر علم حاصل کرنے کی بھی بات کریں، یس آئی کین سے کہ بالکل میں نے سیکھا ہے. اس کو آپ نے پازیٹیو طریقے سے لینا ہے. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آپ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی ایسی پوسٹ نظر آئے کہ جس میں اداروں کے خلاف، آرم فورسز کے خلاف، عوام کو جیسے نا ابھارنے کی کوشش کی جائے، ون مسٹ انڈرسٹینڈ کہ اس کے پیچھے آپ کا دشمن چھپا ہوا ہے. اس کے پیچھے کوئی پاکستانی محب وطن پاکستانی نہیں ہو سکتا. دیٹ از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ. اور آپ یہ دیکھیں نا، آج ہم اسلام آباد کے اندر، راول پنڈی، پورے ملک کے اندر چلے جائیں، ہمارے سارے شہری بہت اطمینان سکون سے زندگی گزارتے ہیں، بہت سکون کی نیند سوتے ہیں. اینڈ امیجن اباؤٹ دوز پیپل جو کہ ایئر فورس کے اندر وہ اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر رہے ہیں، سمندروں کے اندر موجود ہیں، اور ہمارے وہ جو بھائی بیٹے بچے جو ہیں وہ سرحدوں کے اوپر موجود ہیں، چاہے ویسٹرن بارڈر کی بات کرتے ہیں، چاہے ہم ایسٹرن بارڈر کی بات کرتے ہیں. اور پھر جس طرح کے مشکل ترین حالات کے اندر جو آپ ان کو دیکھتے ہیں آپریشن کرتے ہوئے، دہشت گردوں کے خلاف دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں، ان کے جو ہیڈز ہیں، ان کی یہ بہت بڑی ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داری آتی ہے. اور اگر کوئی بھی ایسی کوئی چیز آتی ہے، ایسی کوئی پوسٹ آتی ہے، تو سرٹلی پھر یہاں پر اسٹیٹ کے یا اس کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ایک نیگیٹیوٹی اگر کوئی پرسسٹ کر رہی ہے تو اس کو ریپیل کرنا ہے. کسی صورت میں اس کا جواب دیا جانا بہت ضروری ہے. بہت زیادہ ضروری ہے، جواب دیا بھی جاتا ہے. اچھا، ایک اور چیز اساسا مجھے بتائیے گا کہ ہم بات کر رہے ہیں ہماری پاک فوج کی، پاکستان کے لیے قربانیوں کی. اس کا ادراک جو ہے وہ صرف پاکستانیوں کو نہیں ہے، اس کا ادراک جو ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر بھی کیا جا رہا ہے. آپ افغانستان میں دیکھیں کہ جنگ وہاں تھی لیکن ہمارے عوام نے کتنی بڑی تعداد میں قربانیاں دیں. اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری جیسے بھی آپ نے آپریشنز کا ذکر کیا، جنوبی وزیرستان ہو گیا، مختلف علاقے ہو گئے، بہت ساری جگہوں پر دہشت گردوں کا، پشاور میں بہت بار ہم نے دیکھا ہے، کراچی میں ہم نے دیکھا ہے اٹیکس ہوئے، اور اس کے بعد کس طرح سے ہماری فوج نے فوری طور پر اس کے لیے مؤثر جوابی کارروائیاں کی ہیں، اور دشمن کا وہاں پر بھی ہمیں وہ دانت کھٹے کرتے ہوئے دکھائی دیے. بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو کس نظر سے دیکھا جا رہا ہے، خاص طور پر یہ جو اتنی بڑی تعداد میں ہم نے دہشت گردی کے خلاف ایک تو قربانیاں دی ہیں، اور پھر جس طرح سے دہشت گردی کے خلاف ہم نے کامیابی حاصل کی ہے پاکستان میں؟ دیکھیں، اس کو میں 2-3 پہلوؤں سے میں کور کرنا چاہوں گا. دیکھیں، جہاں تک تو اوکے انٹرنیشنل لیول کی آپ بات کرتے ہیں، میرا خیال ہے پاکستان نے اپنا جو ایک ورڈکٹ تھا وہ اس کو پروو کیا کہ نہیں، یہ جو دہشت گردی کی جنگ ہے یہ پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی ہے، اور اس کے ہمسایہ ملک نے مسلط کیا ہے پاکستان کے اوپر. اس نے جو دہشت گرد تھے ان کو ہائر کیا، ان کو ٹرین کیا، ان کو ایکوپ کیا، ان کو پیسے دیے، ان کو لانچ کیا، ان کے آپریشنز کو ایک لحاظ سے وہ فالو اپ کرتے رہے. اس میں بالکل کوئی شک نہیں. اور ایک نہیں کئی دفعہ اس طرح کے جو ڈوزیئرز ہیں وہ سرٹلی نہ صرف یہ کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر دیے گئے، اس کے علاوہ جو آپ P5 کی بات کرتے ہیں وہاں پہ بھی پہنچائے گئے، پھر یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی، بالکل ایک تو دیٹ از سم تھنگ ویری امپورٹنٹ. اچھا، جنرلی ہم بات کرتے ہیں نا، آج کل نا بڑا شور و گوا ہے، انڈیا جو ہے وہ چاند پر پہنچ گیا ہے، انڈیا نے یہ کر دیا جی، انڈیا میں G20 ایک ہو رہی ہے. G20 کا تو پھر کس ٹائم بات کریں گے، وہاں جو سچویشن ہے بالکل ہاں کہ جی اس میں کون کون ایک لحاظ سے آ رہا ہے. میرا خیال ہے جنرلی نا ہمیں ایک ذہن میں رکھنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ نہیں وہ انڈیا کا بجٹ جو ہے اٹ از $75 بلین، ہمارا بجٹ کو 7 بلین کا. اچھا بھی سارے ڈفرینس کو آپ کس طریقے سے مینیج کریں گے؟ آپ تو کوئی کمپیریزن نہیں رہ گیا. لگتا بڑا اچھا بیکاز انڈیا اس کو انکیش کرنے کی کوشش کرتا ہے. میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا یہ جو فورسز کا ایک امبیلنس جو کہ کنونشنل وارفیئر کے اندر آپ دیکھتے ہیں، کنونشنل ویپنز کے دیکھتے ہیں، اس کو آپ نے پھر کور کیا ہے. آپ نے جو آپ کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں، جو آپ کی میزائل ٹیکنالوجی ہے، اور یہ میں بالکل گارنٹی کے ساتھ آپ یہ کہتا ہوں
इंडिया को बड़ा एक क्लियर मैसेज इस वक्त दिया जाना ज़रूरी है कि आप वो जो गलत फहमी है ना, उनके कुछ जो बैठे हुए होते हैं टीवी के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर कि जी वो मेजर गोरोवार या बहुत सारों की बात करें, जी ये हो गया वो हो गया, पाकिस्तान को ये करना चाहिए। वी अंडरस्टैंड व्हाट आर वी डूइंग इन पाकिस्तान एंड रिमेंबर, ये इनको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये गलती ना करें, क्योंकि 2019 में भी जिसका आपने तज़किरा किया आसमा, वो भी मेरा ख्याल है इन सबको पता चल गया। अभिनंदन अभी आई वुड से वो सारी ज़िंदगी शर्मिंदगी की गुजारेगा। मैं आपसे ये बताऊं कि यहाँ आया फंटास्टिक कप ऑफ टी, दिस एंड दैट, व्हाट आई से, हम यहाँ मौजूद हैं। इट इज़ नॉट आपकी जो मुसल्लह अफवाज हैं, एयरफोर्स आर्मी नेवी की बात करते हैं, ये जो 24 करोड़ अवाम है ये अपनी मुसल्लह अफवाज के पीछे खड़े हैं एंड वी आर रियली प्रिपेयर्ड एंड इक्विप्ड टू टेक ऑन द इंडियन एग्रेशन। किसी तरह का भी इतिहास से वो करते हैं बिल्कुल, और उसी तरह से खड़े जैसे 1965 में उस बिल्कुल जज्बा वही है। ये इसको वही मैंने आपसे कहा ना, सोशल मीडिया पे लोगों को ये कोशिश करते हैं उनके माइंड्स को तब्दील करने की, तो चेंज करने जगहों की, पे कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। डिसइंफो लैब देख लेना, उसका काम क्या था, यही था कि गलत मालूमात जो है पाकिस्तान के हवाले से वो फैलाई जाएं। बहुत सारी ऐसी और भी लैब्स और बहुत सारी ऐसे और भी इनके जो चीज़ें हैं वो काम कर रही हैं कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बदनामी के लिए और आपसी हमारा जो एक इत्तेहाद है उसको ख़राब करने के लिए। लेकिन हमें मुत्तहिद रहकर उसका मुकाबला करना होगा। इत्तेहाद उसके लिए हमारा आपसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया असद महमूद साहब, आज के इस खास दिन पर 6 सितंबर के हवाले से आप हमारे साथ मौजूद थे, 1965 के हवाले से बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए। असद महमूद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो कि उन्होंने एक फ़ौजी के तौर पर भी की, एक तज्ज़ियाकार के तौर पर भी की और सबसे बढ़कर एक पाकिस्तानी के तौर पर की। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जहां दुनिया जंगों, फसादात और इख्तलाफात जैसे मसाइल में उलझी दिखाई देती है, लेकिन ज़िंदगी की बका के लिए एक ऐसा मसला है जो मुसलसल संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है, लेकिन इसके तदारुक के लिए खातिर खा इक़दाम नहीं हो रहे हैं। ये मसला है पीने के साफ़ पानी की दस्तयाबी का मसला, जिसके लिए अब सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने इनकलाबी कदम उठाते हुए आलमी आबी तंजीम के क़याम का ऐलान किया है। ये तंजीम इल्म और महारत के तबादले, आबी टेक्नोलॉजी की तरक्की और तहक़ीक़ तजुर्बात के इश्तराक पर काम करेगी। इस तंजीम का जो मरकज़ी दफ्तर है वो सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में होगा, जो पायदार आबी वसाइल के हुसूल के लिए आलमी कोशिशों को मुस्तहकम करने और मज़ीद बढ़ाने में अहम किरदार अदा कर रहा होगा। नाज़रीन, सऊदी अरब पानी को महफूज बनाने के कई मनसूबों पर पहले से भी काम कर रहा है और मुमलिकत ने इस मकसद के लिए 4 बरे-आज़मों में वाक़ मुख्तलिफ मुल्कों को $6 अरब से ज़्यादा फ़ंड्स भी फराहम किए हैं, लेकिन मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। माहिरीन कहते हैं कि 2050 तक पानी की बैनुल अक़वामी तलब 2 गुना हो जाएगी। अगर तवज्जो नहीं दी गई तो ये मसला आलमी सतह पर संगीन सूरत हाल इख्तियार कर जाएगा। इस तंजीम के मकासद और वर्किंग के तरीक़ाकार पर आज हमारे पास एक खुसूसी रिपोर्ट है, आपको दिखाने जा रहा है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पानी के चैलेंजेस से निपटने और आलमी कोशिशों को बढ़ाने के लिए ग्लोबल वाटर ऑर्गेनाइजेशन के क़याम का ऐलान किया है, जिसका हेडक्वार्टर रियाद में होगा। तंजीम के क़याम का मकसद आलमी पानी को पायदार तरीके से महफूज करने के लिए हुकूमतों और दीगर इदारों की जानिब से की जाने वाली कोशिशों को मरबूत और मदद फराहम करना है। सरकारी खबर इदारे SPA के मुताबिक इस इक़दाम से पानी के मसाइल मुकम्मल तौर पर हल करने के हवाले से की जाने वाली बैनुल अक़वामी कोशिशें मुस्तहकम होंगी। पानी की बैनुल अक़वामी तंजीम टेक्नोलॉजी, तजर्बात, नए ईजाद, रिसर्च और डेवलपमेंट के जरिए पानी के मसाइल के हल के लिए प्लेटफॉर्म का काम करेगी। इसके जरिए तरजीही नौयत के मंसूबे शुरू किए जाएंगे
और उनकी फंडिंग में आसानियां पैदा की जाएंगी। आबी वसाइल को पायदार बनाने की कोशिश होगी और हर एक को ऑर्गेनाइजेशन तक रसाई के मौके बेहतर शक्ल में मुहैया किए जाएंगे। आर मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब दुनिया भर में आबी मसाइल से निपटने और माहौलियाती मसाइल के हल के हवाले से अहम किरदार अदा कर रहा है। नया इनिशिएटिव इसी सिलसिले की एक कड़ी है। सऊदी अरब गुज़िश्ता अशरों के दौरान पानी की तकसीम, फराहमी और पैदावार के सिलसिले में रहनुमा आलमी खिदमात अंजाम देता रहा है। सऊदी अरब पानी के मसाइल को अपने बैनुल अक़वामी एजेंडे में सरे फहरिस्त रखे हुए है और आबी मसाइल के टेक्नोलॉजी हल में इख्तियारात के हवाले से भी अहम किरदार अदा करता रहा है। सऊदी अरब ने फराहमी और निकासी आब के मंसूबों के लिए 4 बराज़मों में वाक़े ममालिक को $6 अरब से ज्यादा के फंड्स भी फराहम किए हैं। ग्लोबल वाटर ऑर्गेनाइजेशन पानी के चैलेंजों से 2-4 ममालिक के साथ मिलकर मुश्तरका अहदाफ के हुसूल और मुतल्लिका मंसूबों को कौमी एजेंडे में सरे फहरिस्त रखने के लिए काम करेगा। सऊदी अरब ने ये इक़दाम 2050 तक पानी की बैनुल अक़वामी तलब दुगने होने और आलमी आबादी 9.8 अरब तक पहुँचने की तवक्कुआत को मद्देनजर रखते हुए किया है। सऊदी अरब चाहता है रुकन मुल्कों के ताउन से पायदार तरक्की के इन अहदाफ के हुसूल में हिस्सा ले जो पानी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मुकर्रर किए गए हैं। किंग साउद यूनिवर्सिटी में माहौलियाती इंजीनियरिंग की प्रोफेसर ने अरब न्यूज से गुफ्तगू में बताया कि हालिया दहाइयों में पानी के शोबे और उसके कुदरती वसाइल को दरपेश चैलेंजेस में इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में दुनिया के बहुत से लोगों के लिए बेशुमार मसाइल पैदा हुए हैं, जिनमें खुराक की कमी, आलूदा पानी के इस्तेमाल से पैदा होने वाली बीमारियां, गुर्बत और भूख, पानी की कमी की वजह से मुख्तलिफ जियोपॉलिटिकल मसाइल में हिस्सा डालने के अलावा शामिल हैं। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल में बैनुल अक़वामी तंजीम के क़याम पर सऊदी हुकूमत के इक़दाम को सराहा। सऊदी ग्रीन बिल्डिंग फोरम के सेक्रेटरी जनरल और बानी फैसल अल फजल ने भी सराहा और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के इक़दाम को विजन 2030 के लिए मुमलिकत के आज़म की एक कड़ी करार दिया। रुख हम कर रहे हैं जी अफ्रीका का, जहाँ के बेशतर ममालिक इस वक्त अंदरूनी तनाज़ा और फसादात की जद में हैं। एक मशरकी अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो, वहाँ पर भी शिद्दत पसंदी बहुत बढ़ती दिखाई देती है और वहाँ एक हमले में 53 फौजी हलाक और 30 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। बुर्किना फासो की फ़ौज ने जवाबी हमले में कई शिद्दत पसंदों की हलाकत का दावा किया है, लेकिन हुकाम की जानिब से इस हवाले से मज़ीद तफसीलात शेयर नहीं की गई हैं। नाज़रीन, ये मुल्क गुज़श्ता एक दहाई से इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का शिकार है। मुल्क के बड़े हिस्से पर अलकायदा और दाइश से वाबस्ता गिरोहों का कब्जा है। अस्करियत पसंद गिरोहों के हमले में अब तक हज़ारों शहरी और सैकड़ों फौजी हलाक हो चुके हैं। हालात कंट्रोल में न आने पर लाखों अफराद महफूज मकामात की तरफ हिजरत करने पर मजबूर हैं। बुर्किना फासो के हुकाम की जानिब से अक्सर ये बयानिया सामने आता है कि हालात कंट्रोल में हैं, ताहम सूरत हाल इसके बरक्स दिखाई देती है। नाज़रीन, ये जो मुल्क है इसमें शिद्दत पसंदी क्यों बढ़ती जा रही है, आज इसकी वजूहात पर एक रोशनी डालेंगे इस रिपोर्ट में। अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो में हालात इंतहाई कशीदा हो गए हैं। दहशतगर्दी की ताज़ा लहर में शिद्दत पसंदों ने हमला करके 53 फौजी मारे गए जबकि 30 जख्मी हो गए हैं। आलमी खबर से दारे की रिपोर्ट के मुताबिक अस्करियत पसंदों की जानिब से ये हमला यतिंगा सूबे में किया गया, जहां फौज बेघर लोगों को वापस जाने की इजाजत देने और इलाके पर दोबारा कब्जा करने की कोशिश कर रही थी। शिद्दत पसंदों के हमले में मरने वालों में 17 फौजी और 36 शहरी रजाकार फौजी शामिल हैं। बुर्किना फासो की फौज की जानिब से जारी बयान में दावा किया गया कि जवाबी हमले में शिद्दत पसंदों के बेशतर जंगजुओं को हलाक और भारी हथियार को तबाह कर दिया गया। इससे कबल रवां साल जनवरी में 28 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था। हुकाम का कहना था कि वो तहकीकात कर रहे हैं, ताहम कई माह गुजरने के बावजूद कोई पेशरफ सामने नहीं आ सकी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता एक दहाई से मशरकी अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की लपेट में है। मुल्क की फौज अलकायदा और दाइश से मुंसलिक अस्करियत पसंदों के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और इसमें फौज को अस्करियत पसंदों के हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि ये ग्रोह बुर्किना फासो के एक बड़े हिस्से पर काबिज है और अपने कवानीन नाफिज कर रखे हैं। शोरिश बुर्किना फासो में कौमी वसाइल को जाया कर रही है, जो कि सोना पैदा करने वाला मुल्क होने के बावजूद मगरबी अफ्रीका के गरीब तरीन ममालिक में से एक है और इस मुल्क के बाशिंदों ने शहरियों की बढ़ती हुई तादाद को तनाज़ात और खुश्क साली की वजह कहत साली की तरफ जाते देखा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के दौरान अब तक हजारों शहरी और सैकड़ों फौजी हलाक, जबकि लाखों अफराद यहाँ से हिजरत करके बैरून ममालिक जा चुके हैं। बुर्किना फासो के हुकाम की जानिब से अक्सर ये बयानिया सामने आता है कि हालात कंट्रोल में हैं,
تاہم صورتحال اس کے برعکس ہے۔ ماہرین برکینا فاسو کی صورتحال کا ذمہ دار سیاسی عدم استحکام کو قرار دیتے ہیں، جہاں گزشتہ سال فوجی بغاوتیں سامنے آئیں۔ جنوری میں لیفٹیننٹ کرنل پان ہنری نے منتخب صدر روچ مار کرسچن پر جہادیوں کو شکست دینے میں ناکام ہونے کا الزام عائد کرنے کے بعد خود کو 16 ملین آبادی والے ملک کے رہنما کے طور پر پیش کیا تھا۔ اس کے بعد 30 ستمبر کو چند جونیئر افسران نے ان کے عہدے سے معزول کر دیا تھا کہ وہ ملک میں جہادی حملوں سے لڑنے میں ناکام رہے ہیں۔ ناظرین، رپورٹ آپ نے دیکھی، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہو رہی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور جاتے جاتے ہمارا اسپیشل سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد برطانیہ کا دوسرا بڑا شہر برمنگھم بھی دیوالیہ ہو گیا۔ برمنگھم سٹی کونسل کی جانب سے نوٹس کے ذریعے ضروری سروسز کے علاوہ دیگر اخراجات کو روک دیا گیا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق سٹی کونسل 10 لاکھ سے زائد افراد کو خدمات فراہم کرتی ہے اور اس کی جانب سے دائر کردہ نوٹس کے مطابق مساوی تنخواہوں کی ادائیگی میں 81 کروڑ 60 لاکھ ڈالر سے 95 کروڑ 40 لاکھ ڈالرز کے خسارے کا سامنا ہے۔ سٹی کونسل کو توقع ہے کہ وہ 2023-24 کے مالی سال کے دوران اسے 10 کروڑ 90 لاکھ ڈالرز کے خسارے کا سامنا ہوگا۔ برمنگھم سٹی کونسل کی ڈپٹی لیڈر شیرون تھامس کے مطابق کنزرویٹو پارٹی نے سٹی کونسل کو 1 ارب برطانوی پاؤنڈز کے فنڈز فراہم نہیں کیے۔ کینیڈا کی تیل و گیس کی پائپ لائنیں بچھانے والی کمپنی کا امریکہ کے ڈومین انرجی سے 14 ارب ڈالر کا معاہدہ طے پا گیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی کمپنی نے معاہدہ طے پانے کے بعد شمالی امریکہ کی قدرتی گیس سپلائی کرنے والی سب سے بڑی کمپنی بن گئی ہے۔ ان دونوں کمپنیوں کے درمیان معاہدے سے یہ بھی واضح ہے کہ جب ایک طرف حیاتیاتی ایندھن پر انحصار کم کرنے کی کوشش ہے تو دوسرے جانب کمرشل کمپنیاں قدرتی گیس کی پیداوار کو ہی اہمیت دے رہی ہیں۔ انبرج کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ کینیڈا میں قابل تجدید توانائی کی طرف منتقلی میں سب سے آگے رہا ہے اور اس حالیہ معاہدے کو نسلوں میں ملنے والا ایک موقع قرار دیا ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں کو اس وقت ہیٹ ویوز کا سامنا ہے اور سائنسدانوں کے مطابق اس سال کا موسم گرما تاریخ کا گرم ترین ثابت ہوا ہے۔ 1940 سے موسمیاتی ریکارڈ کو مرتب کیا جا رہا ہے، مگر جون سے اگست 2023 کے دوران دنیا کا درجہ حرارت گزشتہ برسوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ دیکھنے میں آیا۔ یورپی یونین کے موسمیاتی ادارے کی جانب سے جاری رپورٹ کے مطابق جون سے اگست کے دوران اوسط عالمی درجہ حرارت 16.7 ڈگری سینٹی گریڈ رہا، جو 1990 سے 2020 کی اوسط کے مقابلے میں 0.66 ڈگری سینٹی گریڈ زیادہ تھا۔ یہ پہلا سائنسی ڈیٹا ہے جس میں یہ اس خیال کی تصدیق کی گئی ہے کہ 2023 میں گرمی کی شدت بہت زیادہ رہی۔ جاپان نے بھی اپنا خلائی مشن چاند پر بھیجنے کی تیاری کر لی۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق جاپانی چاند مشن کو گزشتہ ماہ لانچ کیا جانا تھا، مگر ناگزیر وجوہات کے باعث اب خلائی مشن 7 ستمبر 2023 کو لانچ کیا جائے گا۔ تاہم اس مشن کو چاند کے مدار میں پہنچنے میں تقریباً 4 سے 6 ماہ لگ سکتے ہیں۔ سمارٹ لینڈر فار انویسٹیگیٹنگ مون نامی یہ مشن چھوٹے اسپیس کرافٹ پر مشتمل ہوگا جس کا وزن 200 کلو گرام بتایا جا رہا ہے۔ ایکسپو سٹی دبئی نئی ٹیکنالوجیز میں پیش رفت میں پیش ہے اور اس نے خطے کے پہلے مصنوعی ذہانت فلم میلے کا آغاز کیا ہے۔ ایکسپو سٹی مصنوعی ذہانت اور جدت طرازی کے مرکز کے طور پر اپنی پوزیشن کو مضبوط کر رہا ہے۔ اس فلمی میلے میں تخلیقی کہانی سنانے اور فلم سازی کے منظر نامے کو آگے بڑھانے کے لیے مصنوعی ذہانت ٹیکنالوجی کو بروئے کار لایا جائے گا۔ ہائبرڈ AIFP کے ذریعے ورچوئل صارفین کو میلے کو دور سے دیکھنے کا موقع مہیا کیا جائے گا۔ اس مقصد کے لیے ایک مخصوص ویب سائٹ تیار کی گئی ہے۔